हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हैं सभी लोग। उम्मीद करता हूँ बिल्कुल ठीक होंगे। मैं मनीष आप सब लोगों का वेलकम करता हूँ अपने यूट्यूब चैनल HBC हर बच्चे की क्लास के अंदर। हम लोग स्टार्ट किए थे क्लास 11th माइक्रो इकोनॉमिक्स। हमारा जो यूनिट 1 इंट्रोडक्शन चल रहा है उसका आज नेक्स्ट पार्ट, जिसके अंदर हम लोग डिस्कस करेंगे PPF या PPC के बारे में। PPF का नाम क्या है? प्रोडक्शन पॉसिबिलिटी फ्रंटियर यानी कि PPF, या फिर प्रोडक्शन पॉसिबिलिटी कर्व यानी कि PPC। चाहे PPC कहो या PPF कहो, एक ही बात है। तो सबसे पहले इसकी डेफिनेशन देखते हैं, क्या कहता है वो। इट इज अ ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन of two goods that can be produced with the given resources एंड टेक्नोलॉजी। देखिए, अभी तक हम लोगों को एक बात मालूम है कि किसी भी गुड को प्रोड्यूस करोगे आपको रिसोर्सेज की रिक्वायरमेंट है, ठीक है। और रिसोर्सेज के साथ साथ कोई ना कोई टेक्निक जरूर चाहिए आपके पास प्रोडक्शन करने के लिए। तो इसकी डेफिनेशन भी क्या कहती है कि एक ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन यानी ग्राफ के ऊपर ड्रॉ करा जाएगा किस चीज़ को, कि हम लोग दो ही गुड्स का, अच्छा यहाँ पर ध्यान देने वाली बात है, सिर्फ दो गुड्स का प्रोडक्शन क्या करेंगे हम लोग। यहाँ पर दो गुड्स का प्रोडक्शन किया जाएगा गिवन रिसोर्सेज की हेल्प से और टेक्नोलॉजी की हेल्प से। तो वो जो रिसोर्सेज का यूज करते हुए, टेक्निक का यूज करते हुए दो गुड्स का प्रोडक्शन कर रहे हैं, उसको ग्राफ पे किस तरीके से रिप्रेजेंट करेंगे, वही क्या हमारा PPF या PPC है। इसके लिए हमारे पास कुछ एजम्पशंस हैं। एजम्पशंस देख लेते हैं एक बार, क्या क्या एजम्पशंस हैं। देखिए एजम्पशंस क्या है, जब इकोनॉमिक्स ने PPC या PPF को बनाया तो कुछ चीजें लेट कर ली थी। जैसे आप लोग मैथ्स के अंदर काम करते हैं, अगर कोई चीज नहीं पता नहीं होती है तो हम लोग क्या करते हैं, उसको लेट कर लेते हैं। तो यहां पर भी कुछ चीजें क्या करी गई हैं, एज्यूम करी गई हैं। फर्स्ट एजम्पशन जो है वो क्या, रिसोर्सेज आर लिमिटेड। जितने भी रिसोर्सेज है वो क्या, लिमिटेड है। एंड दे हैव ऑल्टरनेटिव यूजेस। तो जितने भी हमारे पास रिसोर्सेज है वो लिमिटेड है, यानी कि अनलिमिटेड नहीं है। अब्यूंडेंट यानी कि भंडार नहीं है। और जो रिसोर्सेज अवेलेबल है उनका हम लोग क्या कर सकते हैं, अलग अलग तरीके से यूज कर सकते हैं, अलग अलग प्रोडक्शन कर सकते हैं, ठीक है। यानी कि अब दूसरे शब्दों में आप ये कह सकते हो कि अगर आप लोग, जैसे कि एक एग्जांपल ले लेते हैं, एक पीस ऑफ लैंड है मेरे पास। क्या है? एक पीस ऑफ लैंड है। ये मानकर चलते हैं मेरे पास लैंड है। इसके ऊपर मैं क्या कर सकता हूं, प्रोडक्शन कर सकता हूं 4 से वीट का, ठीक है, राइस का, या फिर मैं इसके ऊपर बिल्डिंग कंस्ट्रक्ट कर सकता हूं। अब लैंड से रिलेटेड जो भी चीज आप कंज्यूम कर सकते हो या कुछ भी प्रोडक्शन कर सकते हो वो आपके क्या हो गए, ऑल्टरनेट यूज हो गए। तो मेरे पास जो लैंड है वो क्या, लिमिटेड है, इसके ऑल्टरनेट यूज हैं। सपोज मैं लैंड पर पहले वीट प्रोड्यूस कर रहा था। क्या प्रोड्यूस कर रहा था? वीट प्रोड्यूस कर रहा था। मैं वीट से ट्रांसफर करके अपने प्रोडक्शन को राइस पे आ सकता हूं। क्या कर सकता हूं? राइस पर आ सकता हूं। अब मैं यहां पर बिल्डिंग को क्रॉस कर रहा हूं। ऐसा क्यों कर रहा हूं? क्योंकि यहां पर हम लोगों ने डेफिनेशन में लिखा है टू गुड्स। तो इसके लिए हम लोग सिर्फ दो ही गुड्स का प्रोडक्शन कर सकते हैं एक रिसोर्स की हेल्प से। हालांकि अगर करेंगे दूसरी चीज का पॉसिबल है, लेकिन यहां पर माना गया है कि सिर्फ दो ही गुड्स का प्रोडक्शन करा जाएगा। रियलिटी के अंदर पॉसिबल है, लेकिन अजम्पशन क्या बोलते हैं कि दो ही गुड्स का पॉसिबल कॉम्बिनेशन है। नेक्स्ट अजम्पशन पर आ जाते हैं अब हम लोग। सेकंड अजम्पशन है हमारे पास विद द, जो मैंने आपको ओरली बताया वही है, विद द हेल्प ऑफ गिवन रिसोर्सेज
only two goods can be produced। अभी मैं यही बता रहा था आप लोगों को कि जैसे लैंड है, लैंड के ऊपर सिर्फ मैं 2 ही गुड्स का प्रोडक्शन कर सकता हूं। तो अजम्पशन भी ले लिए यहाँ पर क्या है, जो हमारे पास रिसोर्सेज हैं उनकी हेल्प से हम लोग सिर्फ 2 ही गुड्स का प्रोडक्शन करेंगे, उससे ज़्यादा का नहीं करेंगे। माना गया, रियलिटी के अंदर बात अलग हो सकती है, लेकिन यहाँ पर जो अजम्पशन है उसकी बात चल रही है। थर्ड अजम्पशन हमारे पास हो सकती है ऑप्टिमम यूटिलाइजेशन ऑफ रिसोर्सेज, यानी कि आपके पास जो रिसोर्सेज अवेलेबल है हम उसका ऑप्टिमम यूज कर रहे हैं। ऑप्टिमम का मतलब क्या होता है, रिसोर्सेज आर यूज्ड इन फुल्ली एंड एफिशिएंट मैनर। जो आप रिसोर्सेज हैं आपके पास उनका आप क्या पूरा और एफिशिएंट यूज कर रहे हो, इसी को बोलते हैं ऑप्टिमम यूटिलाइजेशन ऑफ रिसोर्सेज। फोर्थ जो अजम्पशन है, रिसोर्सेज आर नॉट इक्वली efficient in production of all goods। यानी कि अगर आप लोग एक पीस ऑफ लैंड पे ज़्यादा क्वांटिटी के अंदर वीट उगा सकते हो तो ज़रूरी नहीं कि राइस भी उसी क्वांटिटी पे उगाया जाएगा। यानी कि इसके अंदर क्या कह रहा है कि जो रिसोर्सेज हैं वो एक के लिए अलग एफिशिएंट हो सकता है और दूसरे गुड के प्रोडक्शन के लिए अलग एफिशिएंसी होगी। अगर हम लोग ट्रांसफर करते हैं प्रोडक्शन को एक गुड से दूसरे गुड पर आते हैं तो जो एफिशिएंसी है या प्रोडक्टिविटी है वो डिक्रीज होगी। तो मैं इस बात को लिख भी देता हूं, इफ वी ट्रांसफर द प्रोडक्शन ऑफ one good from another good, productivity will decline। यानी कि अगर आप पहले किसी चीज का प्रोडक्शन कर रहे थे और अब चाहते हो मैं किसी दूसरी चीज का प्रोडक्शन करूं, आपने क्या करा है, ट्रांसफर करा है किस चीज का, प्रोडक्शन का। जब आप ट्रांसफर इन प्रोडक्शन की बात कर रहे हो तो जो प्रोडक्टिविटी है वो क्या होगी, डिक्लाइन होगी। कैसे, एक एग्जांपल ले लेते हैं, ठीक है। सपोज करो कोई पर्सन है वो टीचिंग में बहुत एफिशिएंट है, वो बहुत अच्छी टीचिंग कर सकता है, लेकिन अगर वो करियर में चेंज करना चाहता है, ठीक है, अब वो चाहता है कि वो टीचिंग छोड़ के कुछ और काम करे, ठीक है, तो क्या उस एफिशिएंसी के साथ वो काम कर पाएगा जिस एफिशिएंसी से वो टीचिंग कर पा रहा था। या एक और एग्जांपल ले लेते हैं, जैसे कि सचिन है, सचिन तेंदुलकर बहुत बड़ा क्रिकेटर, आप लोगों को मालूम है, या रोहित शर्मा हो गया, विराट कोहली हो गया, कोई भी बड़ा क्रिकेटर है, स्पोर्ट्स पर्सन है, क्रिकेट अच्छा खेलते हैं। अगर विराट कोहली को बोला जाए भाई तू क्रिकेट छोड़ के फुटबॉल की टीम में आ जा, फुटबॉल खेलना स्टार्ट कर, यानी कि क्या हो रहा है, एक चीज से दूसरी चीज पर आ रहा है। क्या वो उतना अच्छा फुटबॉल खेल पाएगा, नहीं खेल पाएगा। क्यों, उसकी एफिशिएंसी किसके अंदर है, उसकी एफिशिएंसी भाई क्रिकेट के अंदर। तो सेम सेंस में वो यहाँ पर ये कह रहा है कि जो गुड्स होते हैं अगर उनका हम लोग ट्रांसफर करते हैं प्रोडक्शन के अंदर तो इक्वली एफिशिएंट नहीं होते। पहले प्रोडक्शन से जब दूसरे प्रोडक्शन पे आप शिफ्ट करोगे तो उसकी जो प्रोडक्टिविटी है वो क्या होगी, कम होगी, डिक्लाइन होने वाली बात है, ठीक है, वो डिक्लाइन होगी। पांचवी और लास्ट असम्पशन क्या है, टेक्नोलॉजी। देखिए टेक्नोलॉजी रिमेन्स कांस्टेंट। जिस टेक्निक का आप यूज कर रहे हो वो क्या रहने वाली है, कांस्टेंट रहने वाली है। 4 से आप लोग एग्रीकल्चर का काम करते हो, आप फार्मिंग करते हो,
और अपनी लैंड पे आप फार्मिंग करते हो किसकी हेल्प से, खेतों को जोतते हो आप बैलों से या ट्रैक्टर से, और कटिंग करते हो, जो फसल की हार्वेस्टिंग होती है, जो क्रॉप का प्रोडक्ट प्रोड्यूस हुआ है उसकी हार्वेस्टिंग आप लोग करते हो मैनुअली। तो आपके पास जो टेक्निक यूज हो रही है वो लेबर इंटेंसिव है। क्यों? क्योंकि हार्वेस्टिंग और जो सोइंग हो गया, एग्रीकल्चर रिलेटेड सारा का सारा मैनुअली काम हो रहा है। तो मानकर चलेंगे अगर मैनुअली काम होता है तो काम अभी भी हम लोग मैनुअली करेंगे, हम लोग मशीन्स को लेकर नहीं आएंगे। यानी कि जो टेक्नोलॉजी है किसी भी काम को करने की, वो चेंज नहीं होगी। तो जो टेक्नोलॉजी है वो क्या रहने वाली है, कांस्टेंट रहने वाली है। लेकिन क्या रियल में ऐसा पॉसिबल है? रियल में ऐसा जरूर नहीं है कि सारी असम्पशन पास होंगी, लेकिन इस थ्योरी को बनाने के लिए, पीपीएफ को समझाने के लिए, पढ़ने के लिए, इलेबोरेट करने के लिए इकोनॉमिस्ट ने कुछ चीजें क्या करी थी, अज्यूम करी थी। ये अजम्पशंस है, रियलिटी के अंदर डिफरेंट हो सकती हैं। आई होप आपको इतना क्लियर होगा। मैं थोड़ा साइड देता हूँ, आप इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए, फिर मैं रफ करता हूँ अजम्पशंस को। इसके बाद दो कॉन्सेप्ट और आते हैं जो पीपीएफ से रिलेटेड हैं। चलिए रफ कर देता हूँ मैं इसको। देखिए भाई, एक कॉन्सेप्ट आता है हमारे पास, मार्जिनल अपॉर्चुनिटी कॉस्ट, यानी कि एमओसी। जब एक बात है जिससे आप सब लोग एग्री करोगे, हम लोगों ने सुना है और मानते भी इस बात को, अगर हमें कुछ पाना है तो कुछ खोना पड़ेगा। ठीक है ना, कुछ पाना है तो कुछ खोना ही पड़ेगा, ये प्रकृति का नियम है। ठीक है ना, ये नेचर का रूल है कि अगर आपने कुछ भी गेन करना है तो किसी ना किसी का सैक्रिफाइस करना पड़ेगा। फोर से आप स्टूडेंट हो, ठीक है, और आप लोग पढ़ाई में मानकर चलते हैं, ठीक है, सबके लिए बात नहीं है, कुछ बच्चों का पढ़ाई में ज़्यादा मन नहीं लगता, वो लोग क्रिकेट खेलते हैं, इंडोर गेम्स खेलते हैं मोबाइल वगैरह में, या फिर अदर चीज़ों में ज़्यादा एक्टिव हैं, स्पोर्ट्स में ज़्यादा एक्टिव हैं, और वो लगातार उनके नंबर कम आ रहे हैं। ठीक है, अब स्कूल में प्रिंसिपल ने बोल दिया भाई इस बार तू पास होगा, तेरे को अगली क्लास में प्रमोट करेंगे, अदरवाइज तेरे को इसी क्लास के अंदर बैठना पड़ेगा। अभी क्या है, वो क्रिकेट खेलता है, पूरा टाइम क्रिकेट खेलता है, पढ़ाई कम करता है। अब वो चाहता है कि भैया वो रिपीट क्लास को ना करें, तो क्या करना पड़ेगा, उसको पढ़ाई करनी पड़ेगी। और पढ़ाई करने के लिए, यानी कि गेन कर रहा है, पढ़ाई का, स्टडी का गेन कर रहा है, पास होने के लिए क्या करना पड़ेगा उसको, क्रिकेट को या जो भी स्पोर्ट्स वो खेलता है या जो अदर जगह पर टाइम स्पेंड करता है उसको क्या करना पड़ेगा, लूज करना पड़ेगा, सेक्रीफाइस करना पड़ेगा। यानी कि कोई भी चीज को गेन करने के लिए हमें क्या करना पड़ता है, सेक्रीफाइस करना पड़ता है। तो वही गेन और सेक्रीफाइस क्या होता है, हमारा एमओसी होता है, मार्जिनल अपॉर्चुनिटी कॉस्ट होता है। इसकी डेफिनेशन देख लेते हैं। नंबर ऑफ यूनिट्स, ऐसे आसान लिख लेते हैं, नंबर ऑफ यूनिट्स of a commodity sacrificed to gain an additional unit of another commodity। सपोज आपके पास दो कमोडिटी हैं, दो गुड है, गुड एक्स है और गुड वाई है, दोनों का प्रोडक्शन कर रहे हो। अगर आप गुड वाई का प्रोडक्शन करना चाहते हो ज्यादा क्वांटिटी के अंदर, तो गुड एक्स का सैक्रिफाइस करना पड़ेगा। तो जितना नंबर ऑफ यूनिट आपने गुड एक्स का सैक्रिफाइस किया वाई को गेन करने के लिए, वही क्या हमारा एमओसी है। नेक्स्ट है मार्जिनल, जो नेक्स्ट कॉन्सेप्ट आता है वो है हमारे पास मार्जिनल रेट ऑफ ट्रांसफॉर्मेशन, शॉर्ट में बोलेंगे MRT। इट इज द रेशियो ऑफ नंबर ऑफ, एन ओ डेट लिखा है मैंने, आप लोग पूरा लिखेंगे पेपर में,
रेशियो ऑफ नंबर ऑफ यूनिट्स sacrificed to gain an additional unit of another commodity। देखिए भाई हुआ क्या है, यहाँ पर तो सिर्फ नंबर की बात हो रही है और यहाँ पर बात हो रही थी कि कितनी यूनिट्स का गेन करेंगे एक एडिशनल यूनिट को पाने के लिए, और यहाँ पर उसी सैक्रिफाइस को और गेन का क्या आ जाएगा, रेशियो आ जाएगा, उसको बोलेंगे हम लोग एमआरटी। तो एमआरटी का फॉर्मूला हो सकता है नंबर ऑफ यूनिट्स sacrificed अपॉन नंबर ऑफ यूनिट्स, लिख लो इसको, नंबर ऑफ यूनिट्स सैक्रिफाइस्ड अपॉन में नंबर ऑफ यूनिट्स गेन। तो गेन का और सैक्रिफाइस का जो रेशियो होता है वही क्या होता है, हमारा एमआरटी होता है। पेपर के लिए इंपॉर्टेंट है भाई, दोनों ही चीजें एमओसी भी और एमआरटी भी एक नंबर में पूछी जा सकती हैं, जा क्या सकती है भाई 90% है पूछी जाएंगी आप लोगों के एग्जाम के अंदर। अब इसको थोड़ा सा डिटेल में देखेंगे, दोनों ही चीजों का भी एक टेबल एलैबोरेट करेंगे, उसकी हेल्प से पूरा इसको अच्छे से समझेंगे और पीपी को जो पीपीएफ है उसको हम लोग ड्रॉ भी करेंगे। चलिए इसका स्क्रीनशॉट लीजिए, अब मैं इसको रफ कर देता हूं। एक एग्जांपल लेते हैं इसको समझने के लिए। अब तक जो भी बातें हम लोगों ने करी हैं वर्बली, उसको न्यूमेरिकली समझने के लिए एक छोटा सा एग्जांपल देख लेते हैं। ये जो टेबल मैं बना रहा हूँ बिल्कुल ही अज्यूम्ड टेबल है, आप लोग भी यही कर सकते हैं इसके लिए, ठीक है। सपोज ये है हमारे पास गुड एक्स, इधर गुड वाई ले लेते हैं, इधर ले लेते हैं एमओसी और इधर ले लेते हैं हम लोग एमआरटी। ये सारी चीजें हमारी यहां पर आ जाएंगी। सपोज आप गुड एक्स का प्रोडक्शन कर रहे हो, 4 से वो 21 यूनिट्स हैं और गुड वाई का 0, तो फर्स्ट पे एमओसी और एमआरटी दोनों चीजें क्या रहेंगी, डैश रहेंगी, हमें मालूम नहीं है। देखो एम का मतलब दोनों जगह पर क्या मार्जिनल है, जिसका मतलब होता है चेंज, और चेंज लाने के लिए हमें पहले वाली चीजें मालूम होनी चाहिए। इससे ऊपर की बात हमें नहीं मालूम तो हम लोग क्या करेंगे, इसको डैश छोड़ेंगे क्योंकि हमें इसकी जानकारी नहीं है। तो जब भी कोई भी एम से रिलेटेड चीजें टेबल बनाने में आ रही है, न्यूमेरिकल आ रही है, जब भी सबसे फर्स्ट पर है हमेशा डैश छोड़ा जाएगा। रीजन क्या है, क्योंकि उससे पहले वाली चीज अभी हम लोगों को मालूम नहीं है। अच्छा एक और काम करते हैं, यहां पर ना आप लोग कॉम्बिनेशन भी बना लो। ये मान लेते हैं ए कॉम्बिनेशन। ए कॉम्बिनेशन में क्या हो रहा है, गुड एक्स की 21 यूनिट्स हैं, गुड वाई की 0 यूनिट्स हैं। अब बी कॉम्बिनेशन क्या कहता है कि आप लोग वाई का गेन करो। उसने देखो डेफिनेशन बोला था, अभी हम लोग जब लिखे थे एन एडिशनल यूनिट, यानी कि सिर्फ एक एक यूनिट का बढ़ाकर देखते हैं। गुड वाई में एक यूनिट को गेन करेंगे तो इसका एक का सैक्रिफाइस करेंगे, 20 आ गई। एमओसी, एमओसी क्या होता है भाई, यहां पर जो चेंज आ रहा है किसके अंदर, जो गुड एक्स का सैक्रिफाइस हो रहा है, गुड एक्स का जो सैक्रिफाइस हो रहा है उसको जो चेंज आ रहा है उसी को बोलेंगे हम लोग एमओसी। पहले 21 थी, अभी 20 है, कितना चेंज आया, 1 का आया, तो एमओसी भी 1 हो गई, ठीक है। सी कॉम्बिनेशन कहता है आपको एक और एडिशनल गेन करनी है इसकी, पहले एक है अब एक और बनानी है, कितनी हो जाएंगी, 2 हो जाएंगी आपकी। फिर इसका 2 का सैक्रिफाइस करेंगे, 18। सैक्रिफाइस बढ़ती रेट से होगा और जो गेन है वो कांस्टेंट रेट से होगा, 1-1 से होगा।
तो अब यहाँ पर देखो भाई कितना चेंज आया, यहाँ पर 2 का चेंज आया है, तो यही 2 क्या हो जाएगी हमारे पास, यही 2 क्या हो जाएगी हमारे पास, एमओसी कहलाएगी। यही क्या कहलाएगी हमारे पास, एमओसी कहलाएगी। कॉम्बिनेशन डी, पहले 2 का सैक्रिफाइस किया था, अभी 3 का कर दो 15, 1 का और गेन करोगे 3, और यहां पर कितना चेंज आया है 3 का, एमओसी में आ गया। ई पॉइंट, आप एक और गेन करोगे वाई का, 3 थी, एक और गेन करोगे 4 हो जाएगी, सैक्रिफाइस भी 3 का करा है तो 4 का करोगे 11 यूनिट्स। तो कितना चेंज आ रहा है, 4 का सैक्रिफाइस, तो वही एमओसी हो जाएगा। कॉम्बिनेशन एफ, अभी आप चाहते हो इसका एक और गेन करना 5, पहले 4 थी, एक और गेन करोगे 5 प्रोड्यूस होंगी, ठीक है। और सैक्रिफाइस पहले 4 का किया था, अभी 5 का करोगे तो कितनी यूनिट बचेंगी, पहले 11 यूनिट थी और सैक्रिफाइस लगातार बढ़ता जा रहा है। पहले 4 का सैक्रिफाइस किया था तो 11 आई थी, अभी 11 के बाद 5 का सैक्रिफाइस करोगे 6 यूनिट बचेंगी, और जो एमओसी कितना आएगा, जितना आपने सैक्रिफाइस किया है, ठीक है भाई। जी पॉइंट, एक और गेन करने के लिए, यानी कि पहले 5 हैं, एक और गेन करोगे 6 यूनिट्स। अब पहले लूज करी, सैक्रिफाइस करी थी आपने 5 यूनिट्स का, अभी सैक्रिफाइस करेंगे पहले से ज़्यादा, यानी कि 6 यूनिट्स का, 6 का सैक्रिफाइस करेंगे तो 0। यानी कि अब आप देख रहे हो कि गुड वाई का जैसे जैसे हम लोग प्रोडक्शन बढ़ा रहे हैं या प्रोडक्शन बढ़ाना चाहते हैं, वैसे वैसे गुड एक्स का प्रोडक्शन हमें क्या करना पड़ेगा, कम करना पड़ेगा, सैक्रिफाइस करना पड़ेगा। इस बार सैक्रिफाइस कितना करा है, 6 यूनिट का सैक्रिफाइस करा है। अब बात करते हैं एमआरटी की, जो आपने गेन करा है और जो सैक्रिफाइस कराएगा उसका रेशियो, सैक्रिफाइस पहले गेन बाद में। सैक्रिफाइस कितना करा है आपने, 1 का, सॉरी हाँ 1 का सैक्रिफाइस करा, ये रहा एमओसी सैक्रिफाइस को रिप्रेजेंट करता है, ठीक है। अभी कितने का आएगा बोलो, गेन कितना करा है, 0 से 1 पे 1 का गेन, तो रेशियो हो गया 1:1, ये एमआरटी। देन इस सेंस में आपने अभी सैक्रिफाइस कितना करा, 20 था, 20 से 18, 2 का सैक्रिफाइस यानी कि एमओसी वाली वैल्यू, और गेन कितना करा, अभी 2 है, पहले 1 थी यानी कि 1 और इंक्रीज हो गई 2:1। 3 का सैक्रिफाइस यानी कि हमारा एमओसी भी 3 है, और गेन कितना करा है, 2 से 3 पर गए हैं, 1 का गेन आया है। फिर कितना सैक्रिफाइस किया, अभी 4 का सैक्रिफाइस करा है, और गेन तो हम लोग हर बार 1 का कर रहे हैं। देन 5 का सैक्रिफाइस, 1 का गेन, 6 का सैक्रिफाइस, 1 का गेन। आई होप आपको ये बातें क्लियर हुई होंगी। एमआरटी क्या होता है, रेशियो किस चीज का, सैक्रिफाइस का और गेन का। तो हम लोग एमआरटी का फॉर्मूला भी पहले देखे भी थे। एमआरटी को अब इस वाले टेबल में क्या लिख सकते हैं, इस वाली टेबल के अकॉर्डिंग एमआरटी क्या बन गया हमारा, डेल्टा गुड एक्स अपॉन में डेल्टा गुड वाई, सैक्रिफाइस ऊपर और गेन नीचे। चलिए ये हो गई हमारी टेबल की बात पूरी की पूरी। अब हम लोग देखते हैं जो पीपीसी कर्व होता है या पीपीएफ जो कर्व होता है वो बनता कैसे है। देखिए भाई यहां पर मैं ये बना रहा हूं वाई एक्सिस, एक्स एक्सिस, ओरिजिन, गुड एक्स, गुड वाई। जब आप लोग इस डेटा को प्लॉट करोगे ग्राफ के ऊपर आपको कुछ ऐसा कर्व मिलेगा, ठीक है ना, कुछ ऐसा कर्व मिलेगा आपको जब आप इसका गेन करोगे। तो मैं यहां पर कुछ नाम भी लिख देता हूं, इसको ए बोल देते हैं, और सबसे लास्ट जहां पे टच हुआ है यहां पर हम लोग कितना लिखते हैं 60, ठीक है, यानी कि लास्ट वाला था क्या एफ, ये एफ। इसके बीच में क्या आ गया हमारे पास बी, सी, डी, ई, अच्छा नहीं भाई लास्ट वाला जी है तो ये हमारा जी कहलाएगा, एफ नहीं कहलाएगा, जी कहलाएगा। और ये यहाँ पर हमारा आ गया एफ। तो ये सारे कॉम्बिनेशंस को अगर आप लोग ग्राफ पे ड्रॉ करते हो या प्लॉट करते हो और वापस उन सब पॉइंट को ज्वाइन करते हो तो कुछ ऐसा कर्व शेप में मिलेगा जो डाउनवर्डिंग होता है और कॉनकेव इन शेप होता है, ठीक है।
तो पीपीसी की शेप के बारे में क्वेश्चन आ सकता है आपका 1 नंबर में कि पीपीसी की शेप बताओ कैसी हो सकती है। पीपीसी की 2 शेप होती है। करैक्टरिस्टिक पूछा जा सकता है, करैक्टरिस्टिक बोलेंगे बेसिकली इसको। 2 करैक्टरिस्टिक होती है। पीपीसी क्या होता है, डाउनवर्ड स्लोपिंग होता है, और दूसरा पीपीसी क्या होता है, कॉनकेव इन शेप होता है। चलिए आप लोग इसका स्क्रीनशॉट लो। करैक्टरिस्टिक की बात करते हैं फिर हम लोग इसके। चलिए मैं रफ कर देता हूं। यहां पर छोटा सा टॉपिक डाल लेते हैं। कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ पीपीसी। पीपीसी बोलो पीपीएफ बोलो एक ही बात है। 2 कैरेक्टरिस्टिक हैं। पीपीसी इज डाउनवर्ड स्लोपिंग। भाई पीपीसी डाउनवर्ड स्लोप क्यों होता है? पीपीसी डाउनवर्ड स्लोप इसीलिए होता है क्योंकि आपको किसी भी चीज का गेन करने के लिए दूसरी यूनिट का सैक्रिफाइस करना पड़ेगा, यानी कि ड्यू टू एमओसी, ड्यू टू एमओसी। एंड यहां पर आप लोग एक बात और लिख सकते हो, इन केस ऑफ पीपीसी और पीपीएफ, इन केस ऑफ पीपीसी और पीपीएफ, एमओसी मार्जिनल अपॉर्चुनिटी कॉस्ट ऑलवेज इंक्रीजेज, यानी कि एमओसी हमेशा इंक्रीज ही होगा। यहां से एक रीजन हमें मिल गया, ड्यू टू इंक्रीजिंग एमओसी पीपीसी क्या होता है, डाउनवर्ड स्लोपिंग होता है। सेकंड कैरेक्टरिस्टिक, पीपीसी इज कॉनकेव इन शेप। कॉन्वेक्स और कॉनकेव आई होप सभी को मालूम होगा। आप लोग क्लास 10th में, 9th में, 8th में जब आप लोगों ने लेंस के और मिरर के बारे में साइंस के अंदर पढ़ा था तो आप लोगों ने देखा था कॉनकेव शेप कौन सी होती है, कॉन्वेक्स शेप कौन सी होती है। ये उल्टा सी है। उल्टा सी ऑलवेज क्या होता था, कॉनकेव होता है। तो इसको क्या बोलेंगे, कौन सी शेप है, ये हमारी कॉनकेव शेप है। तो पीपीसी की शेप कैसी होती है भाई, पीपीसी की शेप होती है कॉनकेव। किसके कारण, ड्यू टू इंक्रीजिंग एमआरटी। पीपीसी ऑलवेज कॉनकेव इन शेप होता है ड्यू टू इंक्रीजिंग एमआरटी। चलिए भाई, आप लोगों को इसमें कुछ भी डाउट होता है आप लोग कमेंट करके पूछ सकते हैं। बाकी मुझे लगता नहीं कि डाउट होगा, काफ़ी अच्छे से समझाया गया है। अगर फिर भी कोई डाउट होता है आप लोग कमेंट करके पूछ सकते हैं। और आज के लिए हम लोग इस टॉपिक में इतना ही रखेंगे। बाकी देखेंगे नेक्स्ट वीडियो के अंदर। छोटा सा टॉपिक बचा हुआ हमारा 5 से 10 मिनट की एक और वीडियो बनेगी, चेंज इन शेप ऑफ पीपीसी। मैं करवा तो इसमें भी सकता हूँ लेकिन इसमें नहीं करवा रहा हूँ, बिकॉज आप लोग एक बार इसको देख ले, समझ ले अच्छे से, फिर देन सेकंड वीडियो पे, नेक्स्ट वीडियो पे आप लोग बढ़ेंगे, ताकि ये वाले कॉन्सेप्ट क्लियर होंगे। तो चेंज इन जो उसकी शेप होती है पीपीसी की, वो कैसे चेंज होती है, रोटेशन कैसे होता है, शिफ्टिंग कैसे होता है, वो सब हम लोग नेक्स्ट वीडियो में देखेंगे। आज के लिए और इस वीडियो के लिए इतना ही। बाकी मिलते हैं हम लोग नेक्स्ट वीडियो में। बाय बाय, टेक केयर।